जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ वार्षिक करंट अफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। खासकर इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले मेले, समारोह, महोत्सव और छत्तीसगढ़ नवीन औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30। इसको हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, इतने सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को। तो वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा। आप लोग जान रहे हैं कि नवीन औद्योगिक नीति आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो आपका नवीन औद्योगिक नीति लागू हुआ है उसके बाद कोई भी एग्जाम आयोजित नहीं हुआ है। तो इस टॉपिक से संबंधित आपका एक न एक क्वेश्चन आपको आपके प्री के एग्जाम में और आने वाले समय में जितने भी एग्जाम है उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग अन्य जो भी वीडियो लाएं वो आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर तानसेन संगीत समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आप लोगों का 98, 99, 100, 101। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100वां संस्करण था ये राष्ट्रीय स्तर पर जो आप लोगों का तानसेन संगीत समारोह हुआ है वर्ष 2024 में। यह राष्ट्रीय स्तर पर 100वां संस्करण था इस वर्ष 2024 में। और यदि हम लोग इसको छत्तीसगढ़ के इस स्तर पर देखें, मतलब राज्य स्तर पर यदि हम लोग देखें, तो छत्तीसगढ़ में जो है इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2024 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे यदि आप लोग इंडिया लेवल पे जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 100 हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। और यदि छत्तीसगढ़ लेवल पे देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तीसरा संस्करण। ठीक है, अब दोनों का आयोजन स्थल भी अलग अलग है। देखिएगा आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां पे किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जहां तानसेन जी का आप लोगों का समाधि स्थल है, समाधि जहां पे है इनका, जहां इनको दफनाया गया था, वहां जो है प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में जो तानसेन संगीत समारोह है, जो कि तीसरा एडिशन है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तानसेन संगीत समारोह जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है उसका तीसरा एडिशन है। इसको कहां पर आयोजित किया गया है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में जो है इसका तीसरा एडिशन हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। किसका? तो तानसेन संगीत समारोह का। अब इतना आपको इस क्वेश्चन के संबंध में याद रखना है, ताकि आने वाले समय इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन लाएंगे वो आपसे बन सके। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में तानसेन संगीत समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा संस्करण जो है इसका आयोजित कराया गया है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में। कहां किया गया है? तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ठीक है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में जो है इसका तीसरा एडिशन छत्तीसगढ़ में आयोजित कराया गया था तानसेन संगीत समारोह का। ठीक है, वर्ष 2024 में। अगला देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, राजिम कुंभ कल्प मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 24 फरवरी से 28 फरवरी, 24 फरवरी से 8 मार्च, 24 मार्च से 28 मार्च और 24 मार्च से 8 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी से 8 मार्च तक आपका राजिम कुंभ कल्प मेला 2024 का आयोजन किया गया था। इसके नाम में ही आप लोग देख पा रहे हैं राजिम दिया गया है, जो कि आप लोगों के गरियाबंद जिले में है। तो गरियाबंद जिले में जहां महानदी प्लस पैरी प्लस सोंढूर, ये तीनों नदी जहां पे मिलती हैं, तो इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर आपका राजिम बसा हुआ है। यहां पे आप लोगों का जो है राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान में यहाँ पे आपको रखना है कि इसका अवसर क्या रहता है। तो जो माघ का पूर्णिमा रहता है आप लोगों का, अंतिम दिन जो रहता है उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। किसी भी हिंदी कैलेंडर में आप लोग देखेंगे तो जो अंतिम दिन रहता है किसी महीने का, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा की रात। ठीक है, तो माघ के पूर्णिमा से आप लोगों का ये स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? तो महाशिवरात्रि तक चलता है। कुल इसका दिन कितना है? तो यहां से आप लोग यहां तक आएंगे तो 15 दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो राजिम कुंभ कल्प मेला कितने दिनों तक चलता है? तो 15 दिनों तक चलता है। कब स्टार्ट होता है? तो माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट कब किया गया था आपको इसको ध्यान में रखना है। 2001 में इसका स्टार्ट किया गया था राजिम कुंभ कल्प मेले को। ठीक है, 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। इसका कई बार नाम परिवर्तन हुआ है, उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। जब 2001 में इसको स्टार्ट किया गया तो इसका नाम क्या था, बस उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था? तो राजीव लोचन महोत्सव इसका नाम था। ठीक है, राजीव लोचन महोत्सव इसका जो है नाम था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, राजिम में जो है राजीव लोचन मंदिर है और उसी के आधार पर जो है इसका नाम क्या रखा गया था? तो राजीव लोचन महोत्सव रखा गया था वर्ष 2001 में जब स्टार्ट किया गया था।
अभी इसका नाम क्या है, तो राजिम कुंभ कल्प मेला है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है सरगुजा जिले में, सूरजपुर जिले में, जसपुर जिले में, बलरामपुर जिले में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर जिले में जो है इसका आयोजन किया गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तातापानी जो है आप लोगों के बलरामपुर जिले में स्थित है। और तातापानी को तो आप लोग सभी जान रहे होंगे, यहाँ पे क्या है जी, आप लोगों का गर्म जल का स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है। और यही जो है प्रत्येक वर्ष कब? मकर संक्रांति में, ठीक है, मकर संक्रांति। अभी आप लोग देखे होंगे जनवरी में, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आप लोग मनाएं, तो 14 तारीख को हर वर्ष जो है तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है। और 2024 में ये कितनों दिनों के लिए आयोजन किया गया था इसका? तो 14 से लेकर के 16, 14, 15, 16, 3 दिन का आप लोगों का यहाँ पे क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था तातापानी महोत्सव का। कहाँ? बलरामपुर जिले में 14, 15, 16 जनवरी, ठीक है, 2024 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी तो इसका जो है लेटेस्ट आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तातापानी महोत्सव 2024 कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 14 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? तो बलरामपुर जिले में हुआ। और आपको ध्यान में यह रखना है कि किस अवसर पर किया जाता है इसको, तो मकर संक्रांति के अवसर पर जो है ये महोत्सव आप लोगों का आयोजित होता है। और ये जो आप लोगों का तातापानी है, इसको क्या किया गया है? पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। तातापानी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो तातापानी है इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान में रखना है। क्या क्या देखा हमने, किस अवसर पर होता है? मकर संक्रांति के अवसर पर। कब से कब तक हुआ? तो 14 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक। कहाँ हुआ? तो बलरामपुर जिले में। और ये जो तातापानी है इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मोहारा मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस नदी के तट पर किया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। क्या दिया गया है? महानदी, शिवनाथ, पैरी, हसदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ, ठीक है। यदि आप लोग जान रहे होंगे कि मोहारा मेला कहाँ लगता है, तो आप लोगों का आंसर निकल करके आ गया होगा कौन सा नदी है वो। क्योंकि जो मोहारा मेला है आप लोगों का राजनांदगांव का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। राजनांदगांव में आयोजित होने वाले जितने भी मेले हैं उनमें सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? तो मोहारा मेला लगता है। और राजनांदगांव में लगता है, मतलब राजनांदगांव कहाँ पे बसा हुआ है, किस नदी के तट पर? तो शिवनाथ नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है राजनांदगांव में लगता है। राजनांदगांव कहां बसा हुआ है? शिवनाथ नदी के तट पर। तो मोहारा मेला किस नदी के तट पर आयोजित होगा? तो शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होगा, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? मोहारा मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित होता है? तो राजनांदगांव जिले में आयोजित होता है। किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होता है। और ये छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है उसका सबसे बड़ा क्या है? यह मेला है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, राजनांदगांव के सबसे बड़े मेले का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है आप लोगों का? मोहारा मेला। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे यहाँ पे, जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया है ऐसा पूछा गया है। किसका? तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बिलासा कॉलेज मैदान बिलासपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर, राजकुमार कॉलेज मैदान रायपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में जो है जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है इस वर्ष 2024 में। कब से कब तक किया गया? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे 14 से 15 नवंबर को, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे 15 नवंबर को आप लोगों का जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब? 15 नवंबर को। तो इसी अवसर पर जो है आप लोगों का जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया है। तो डेट आप लोगों को मैंने बताया कब से कब तक, तो 14 से 15 नवंबर तक। कहाँ? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा आप, क्या कि देश के कुल 21 राज्य, ठीक है, जो आप लोग के भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से 21 राज्य के 21 राज्यों से 28 जो आदिवासी नर्तक दल थे वो इसमें शामिल हुए थे। कितने? तो 21 राज्य थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। 21 राज्य से 28 नर्तक दल, मतलब नृत्य करने वाले दल इसमें क्या किए हैं? शामिल हुए हैं। इसको आपको याद रखना है। कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में कितने राज्य के कितने नर्तक दल शामिल हुए थे? तो 21 राज्य के
28 नर्तक दल इसमें शामिल हुए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस एवं अंतर्राज्यीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव के संबंध में सत्य है। यहाँ पे आप लोग देखिए कूट में आ गया क्वेश्चन। इसका आयोजन 14 से 15 नवंबर 2024 में किया गया। बिल्कुल सही है, ये तो सही है, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको। और इसमें देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दल शामिल हुए थे, ये भी सही है। इसका आयोजन साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया गया था। तो तीनों सही है, ए और बी और सी। तो सत्य कथन पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। इस वर्ष 2024 में रामगढ़ महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 48वां संस्करण जो है रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया था इस वर्ष। अब देखिए इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2024 में है तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48, तो 48वां संस्करण हो जाएगा। अब रामगढ़ महोत्सव होता कहाँ है? तो सरगुजा जिला का आप लोगों का रामगढ़ पहाड़ी है, आप लोग जान रहे हैं, सरगुजा जिले में। वहीं आपका जो है रामगढ़ महोत्सव का आयोजन होता है। कब होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आषाढ़ माह है, आप लोगों का हिंदी महीना जो आता है आषाढ़ माह, इसका पहला दिन, जब भी आषाढ़ आप लोगों का स्टार्ट होता है तो इसके पहले दिन से ही क्या हो जाता है? रामगढ़ महोत्सव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके संबंध में आप लोग जान रहे होंगे, इतिहास में पढ़ते हैं कि इसी रामगढ़ की जो पहाड़ी है जहां रामगढ़ महोत्सव होता है, यहाँ पे कालिदास जी के द्वारा मेघदूतम की रचना की गई थी। मेघदूतम की रचना की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रामगढ़ महोत्सव का जो सांस्कृतिक आयोजन है उसका आधार क्या है? सांस्कृतिक जो आयोजन है, जो प्रत्येक वर्ष आप लोग यहाँ पे मना रहे हैं रामगढ़ महोत्सव, तो उसका आधार क्या है? तो ये जो आप लोगों का मेघदूतम जो किताब है, ग्रंथ है, ठीक है, मेघदूतम जो ग्रंथ है कालिदास जी के द्वारा लिखित, वो जो है इसका क्या है? आधार है। ठीक है, सांस्कृतिक आधार क्या है इसका? मेघदूतम ग्रंथ। अब यहाँ पे दो किताबों का भी विमोचन किया गया है। जब रामगढ़ महोत्सव आयोजन हुआ इस समय दो किताबों का विमोचन किया गया। कौन कौन सा? पहला है आप लोगों का मीना वर्मा जी के द्वारा लिखित, नाम आप लोग याद रखेंगे इनका, लेखक का भी और किताब का भी, मीना वर्मा जी के द्वारा लिखित रामगढ़ नाट्यशाला। इन्होंने कौन सा किताब लिखा है? रामगढ़ नाट्यशाला। तो इनके किताब को जो है इस दिन विमोचन किया गया है, रामगढ़ नाट्यशाला को। और दूसरा जो है श्रीश मिश्र के द्वारा, व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखेंगे, श्रीश मिश्र, दोनों में जो है स्र आ रहा है, श्रीश मिश्र। तो इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है, उसका नाम थोड़ा सा लेंथी है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप लोग सुनेंगे अच्छे से। क्या है? रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़। ठीक है, तो श्रीश मिश्र के द्वारा कौन सा आपका यहाँ पे किताब लिखा गया है? तो रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ, रामगढ़ महोत्सव 2024 के अवसर पर मीना वर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अभी हमने देखा कौन सा पुस्तक है? रामगढ़ नाट्यशाला। और श्रीश मिश्र का जो किताब है वह कौन सा है? रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़। ये किसने लिखा है? तो श्रीश मिश्र ने लिखा है। श्रीश मिश्र ने जो है इस किताब को लिखा है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये जो मेघदूत है इसको किसने लिखा है? तो कवि कालिदास जी ने इसको लिखा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोर महोत्सव से संबंधित। अघोर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है दूधाधारी मठ रायपुर, सुमेरु मठ रायपुर, कबीर मठ बलौदा बाजार भाटापारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है आप लोगों का सुमेरु है, ठीक है, ये सुमेरु है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सुमेरु मठ रायपुर है। तो इसका आंसर भी क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी है, सुमेरु मठ रायपुर में अघोर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सुमेरु मठ रायपुर के संबंध में कुछ तथ्य आपको याद रखना है। उससे पहले ये जो अघोर महोत्सव है ये कितने दिवस के लिए यहाँ पे मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय महोत्सव है जिसको सुमेरु मठ रायपुर में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अघोर महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन पूछ भी लेता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 21 से लेकर के 25 जून 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? सुमेरु मठ रायपुर में। ठीक है, 21 से लेकर के 25 जून। तो आप लोग गिन लीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये आप लोगों का? 21 से 25 तक आप लोग गिनेंगे तो ये 5 दिन आप लोगों का आ जाएगा। 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन का आप लोगों का ये महोत्सव था। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सुमेरु मठ रायपुर के संबंध में। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे। सबसे पहला कि यहाँ का जो आप लोगों का शिवलिंग है वो मर्क्यूरी से बना हुआ है। मर्क्यूरी आप लोग जानते हैं जिसको हम लोग पारद बोलते हैं, तो मर्क्यूरी से बना हुआ है, जो थर्मोमीटर में आपका यूज होता है। तो सुमेरु मठ रायपुर में जो शिवलिंग है वो मर्क्यूरी से बना हुआ है। यदि ऐसा कथन आता है तो वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और विश्व में यह एकमात्र श्रीयंत्र आकार का क्या है? गुंबद है। ये जो सुमेरु मठ रायपुर है ये विश्व में, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, विश्व में एकमात्र गुंबद आकार, मतलब कुछ ऐसे आकार का क्या है ये? श्रीयंत्र आकार का गुंबद है। ठीक है, तो गुंबद ऐसा रहता है। तो ये जो है श्रीयंत्र आकार का गुंबद है जिसमें 43 कोण है, मतलब 43 इसके कॉर्नर है।
कोण मतलब कॉर्नर। जैसे मान के चलिए आप लोग रूम बनाते हैं तो ऐसे करके आप लोगों का रूम रहता है, ये आपका क्या है, कॉर्नर है। तो इसमें कितना कॉर्नर है, ऐसे 43 कॉर्नर। और ये जो जितने भी कॉर्नर है ना, ऐसे 43 इसके, उनमें प्रत्येक कॉर्नर में क्या है, एक शिवलिंग बना हुआ है। और वो जो शिवलिंग है वो किसका बना हुआ है, तो मर्क्यूरी का बना हुआ है। ठीक है, तो भारत से निर्मित यहाँ पे शिवलिंग है, कहाँ, सुमेरु मठ रायपुर में। इतना आपको ध्यान में रखना है। अघोर महोत्सव 2024 का भी आयोजन कहाँ किया गया, सुमेरु मठ रायपुर में। और ये 5 दिवसीय महोत्सव है। कब से कब तक हुआ, तो 21 से लेकर के 25 जून 2024 तक ये हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, सुमेरु मठ रायपुर के संबंध में सत्य कथन है। अभी हमने देखा यहाँ भारत निर्मित रसेश्वर शिवलिंग प्रतिमा है। ये आप लोग यदि नाम याद रखना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा, रसेश्वर शिवलिंग प्रतिमा है। ठीक है, और विश्व में यह एकमात्र श्रीयंत्राकार का गुंबद है जिसमें 43 कोण है। कोण मतलब मैंने आपको समझा दिया, जैसे आप लोग ऐसा कोई घर बना रहे हैं तो इसमें कितना कोण हुआ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कॉर्नर हो गए। तो उसी कॉर्नर को क्या बोल रहा है, ये कोण बोल रहा है। तो ऐसे 43 कोण है इसमें, और प्रत्येक कोण में आपका क्या है, यहाँ पे एक शिवलिंग है जो कि मर्क्यूरी से बना हुआ है। और यहाँ पे 5 दिवसीय अघोर महोत्सव का आयोजन होता है, जो कि इस वर्ष 21 से लेकर के 25 जून 2024 तक आयोजन किया गया था इसका। तो सत्य कथन पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ। तो 31वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है वो किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आर्य नागार्जुन सुरई ससई के द्वारा जो है क्या किया गया है, इसका नेतृत्व किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का। और ये आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो आपका राजनांदगांव जो जिला है वहाँ डोंगरगढ़ है, आप लोग जान रहे हैं डोंगरगढ़, जहाँ आप लोग जाते हैं घूमने के लिए, मंदिर है वहाँ। तो यहाँ पे जो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। तो डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष जो है इसका कौन सा संस्करण था, याद रखेंगे 31वां इसका संस्करण था। मतलब इससे पहले 30 हो चुके हैं, ये 31वां संस्करण है। इसका नेतृत्व किसने किया है, आर्य नागार्जुन सुरई ससई ने इसका नेतृत्व किया है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इसका आयोजन स्थल कहाँ है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ में, राजनांदगांव जिले में। इसका संस्करण कौन सा है, 31वां। इसको नेतृत्व किसने दिया है, तो आर्य नागार्जुन सुरई ससई ने। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2024 में मदकू द्वीप मसीही मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मदकू द्वीप में आप लोग जान रहे हैं मसीही मेला होता है, मसीही मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी में। ठीक है, तो इसका कौन सा संस्करण इस वर्ष आयोजन किया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन देख पा रहे हैं 110, 115, 120, 125। तो कौन सा है इसका संस्करण, तो 115वां संस्करण जो है इसका इस वर्ष आयोजित किया गया था। इसको स्टार्ट कब किया गया है, तो ध्यान में रखेंगे 1909 से इसको स्टार्ट किया गया है। 1909 से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब आप लोग इसमें देखेंगे, अभी इसमें 1909 में जब 100 साल जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2009 आएगा। इसमें आप लोग 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 2024। तो 2024 में इसका 115वां संस्करण क्या किया गया है, मनाया गया है। किसका, तो मदकू द्वीप मसीही मेला का। अब इसके पीछे कुछ कहानी है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आप लोग डेट याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, मदकू द्वीप मसीही मेला 7 से लेकर के 11 फरवरी, कब से कब तक, 7 से लेकर के 11 फरवरी 2024 में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मुंगेली में, जहाँ आपका मदकू द्वीप है वहाँ पे। अब इसके पीछे कहानी है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। होता क्या है, बैतुलपुर एक जगह का नाम है मुंगेली में, जहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। जब ब्रिटिश काल चल रहा था तो यहाँ पे क्या रह रहे थे, क्रिश्चियन लोग रहते थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग के साथ आते थे, वो लोग रहते थे। तो यहाँ पे बैतुलपुर जो है ये क्रिश्चियनों का बस्ती था पूरा। तो इस बस्ती से जो है वो लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते थे, तो ये मदकू द्वीप में एक क्या था, यहाँ पे चर्च था, तो वहाँ पे लोग पूजा करने जाते थे। तो वही जो है आगे चल करके क्या हो गया, यहाँ से मसीही मेला बन गया। तो मदकू द्वीप मसीही मेला, मसीही तो ईसा मसीह बोलते हैं ना, तो वही है आप लोगों का मसीही मेला। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वही ईसा मसीह जो है वही आपका यहाँ पे क्या है, मसीही मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं को। तो 1909 में स्टार्ट हुआ। इस वर्ष इसका जो है कौन सा संस्करण है, 115वां संस्करण है। और बैतुलपुर के जो लोग थे, क्रिश्चियन लोग, उन्हीं के द्वारा इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1909 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे औद्योगिक नीति से संबंधित, जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर से जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसको रट लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति की समय अवधि है, मतलब कब से कब तक के लिए इसको लागू किया जा रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029,
दूसरा है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2029। तीसरा है 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030। चौथा है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2030। जनरली यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब भी आप प्रत्येक बार जब भी आपका औद्योगिक नीति लागू होता था तो 1 नवंबर को स्टार्ट होता था और इसका लास्ट जो दिन रहता था इसका समाप्त होने का वो क्या रहता था, तो 31 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन इस वर्ष जो है इसको 31 मार्च को समाप्त किया जा रहा है और इस वर्ष जो है ये 6 साल का है। इससे पहले ये 5 साल का हुआ करता था। जनरली आप लोग देखेंगे 2001 में स्टार्ट हुआ था। 2001 में आप लोगों का औद्योगिक नीति 2001 से 6 तक के लिए था, 5 साल के लिए, लेकिन ये कुछ कारणवश जो है 2004 में आप लोगों का समाप्त कर दिया गया। जो पहला वाला आपका औद्योगिक नीति था छत्तीसगढ़ का, उसको 2001 से लेकर के 4 तक के लिए चलाया गया, मात्र 3 साल। ठीक है, उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया 2 साल पहले ही, जो कि 6 में खत्म होने वाला था, 2006 में। फिर उसके बाद 2004 से आप लोगों का कंटिन्यू 5-5 साल चलते आ रहा था, तो 2004 से लेकर के 9 तक आया, 4 से लेकर के 9, फिर 9 से आया आप लोगों का 5 जोड़ेंगे तो 14, फिर 14 से 19 आया, फिर 19 से आपका यहाँ पे 24 आया। तो आप लोग जोड़िए कितना संस्करण हो गया। पहला आप लोगों का 1 से 6 पहला हो गया, 1 से 4 सॉरी, फिर उसके बाद दूसरा 4 से 9, तीसरा आप लोगों का 9 से 14, तीसरा 14 से 19। ठीक है, ये आप लोगों को कितना हो गया, 1 2 3 4, और पांचवा आप लोगों का 19 से 24 था। अब छठवां जो है आप लोगों का 24 से लेकर के 30 है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीन औद्योगिक नीति आप लोगों का इस वर्ष जो लागू हुआ है वो कौन से क्रम का है। तो आप लोगों का ये जो है 6वां क्रम का औद्योगिक नीति है छत्तीसगढ़ का, 6वां क्रम का। और ये जो है कब से कब तक के लिए लागू किया गया है, तो 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए इसको लागू किया गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए लागू हुआ है 1 नवंबर 2024 से, लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग 14 नवंबर को इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, 14 नवंबर 2024 को हमारे जो सीएम है विष्णुदेव साय जी, उनके द्वारा 14 नवंबर को इसको क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हालांकि 1 नवंबर 2024 से ये क्या हो गया है, लागू हो गया है। अब इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अगला है यहाँ पे, नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 छत्तीसगढ़ की कौन से क्रम की औद्योगिक नीति है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी हमने देखा पूरा गिन करके आपको बताया कि ये 6वां है। कौन से कब तक, तो 2001 से लेकर के 4 तक चला, 4 से लेकर के 6 तक चला, सॉरी 4 से लेकर के 9 तक, 9 से लेकर के 14 तक चला, 14 से लेकर के आपका 19 तक, 19 से लेकर के आपका 24 तक, ये 5 हो चुका था। फिर अभी 24 से लेकर के 30 तक, तो ये आप लोग देखेंगे तो सीरियल वाइज आप लोग देखेंगे 6वां क्रम का है, तो आंसर होगा 6वीं। अगला है नवीन औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत राज्य के विकास खंडों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यहां आप लोग देख पा रहे हैं जो औद्योगिक नीति है 2024-30, इसके तहत जो है क्या किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में 146 विकास खंड है टोटल, आप लोग जान रहे होंगे 146 विकास खंड, इसको जो है कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो ये कितने श्रेणियों में बांटा गया है वो आपको बताना है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, समूह 1, समूह 2 और समूह 3, ऐसे करके 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब समूह 1 में कितने विकास खंड को रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा 10 विकास खंड को यहां पे रख दिया, पहला जो समूह है उसमें। दूसरे समूह में 61 विकास खंड को रख दिया, और जितने भी विकास खंड अब बच गए 10 और 61 का आप लोग 146 से घटाएंगे तो कितना बचा, 75। तो 75 विकास खंड को आपका जो है समूह 3 में रखा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के विकास खंडों को नवीन औद्योगिक नीति के तहत कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 में कितने विकास खंडों को रखा गया है, तो 10, समूह 2 में 61, समूह 3 में 75 विकास खंडों को रखा गया है। इसको आप लोग जोड़िए तीनों को, कितना आ जाएगा आपका, 146 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे यहाँ पे, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब आप लोग जान रहे हैं जब भी औद्योगिक विकास नीति आता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो औद्योगिक निवेश रहता है, मतलब उद्योग जो क्षेत्र रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे बाहर देश के लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए लुभावना कुछ यहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। यदि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हम लोग 60% का यहाँ पे अनुदान देंगे, मतलब फ्री आप लोगों को छूट देंगे, ऐसा वैसा करके वो लोग क्या करते हैं, लुभाते हैं सरकार लोग। और उसी के लिए जो है अलग अलग क्षेत्र भी बनाते हैं कि यदि आप लोग चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं हमारे यहाँ, यदि आप लोग चाहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, ऐसे करके। तो इसलिए जो है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से, मतलब जो निवेश करने आएगा जो व्यक्ति बाहर से या फिर किसी अन्य राज्य से,
वो क्या करेगा, उद्योग है उसको देखेगा कितने वर्गों में बटा हुआ है, स्वास्थ्य वाला अलग उद्योग होगा, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित अलग उद्योग होगा, वो जिसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें करेगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो उद्योगों को बांटना पड़ेगा कि कितने वर्ग में बांटेंगे करके। तो उसी को पूछा गया है कि उद्योगों को जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्गों में जो है उद्योगों को बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का जितने भी उद्योग हैं उसको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। अब इन 5 वर्गों का नाम आपको बस ऐसे ही रफली याद कर लेना है। यदि आप लोगों का पूछ लिया जाता है कोर्ट में कौन सा नहीं है, 5 ये जो वर्ग हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है करके, तो आपको याद रहना चाहिए। 5 वर्गों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कोर सेक्टर रहता है, कोर सेक्टर। दूसरा आप लोग जान रहे हैं कोर सेक्टर तो रहता ही है, फिर सामान्य रहता है आप लोगों का, सामान्य उद्यम रहता है, कोर सेक्टर, सामान्य उद्यम। तीसरा आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अब यहां से याद रखना है, ठीक है। एक तो आता है थ्रस्ट, जो 5 वर्गों में बांटा गया है उसमें पहला आप लोग देखेंगे कोर सेक्टर, दूसरा सामान्य उद्यम, तीसरा आप लोग देखेंगे तो थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, चौथा आप लोग देखेंगे तो अपात्र उद्यम, ठीक है, अपात्र उद्यम, और पांचवा यदि आप लोग देखेंगे यहां पे तो विशिष्ट श्रेणी उद्यम, विशिष्ट श्रेणी उद्यम। तो आपका जो भी है छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं उनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कोर सेक्टर, दूसरा सामान्य उद्यम, तीसरा थ्रस्ट सेक्टर उद्यम, चौथा अपात्र उद्यम, पांचवा विशिष्ट श्रेणी उद्यम। तो आपको ये याद रहना चाहिए, मोटा मोटा थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है वहां पे याद आ जाएगा। तो 5 वर्गों में बांटा गया है उद्योगों को। अगला देखेंगे यहाँ पे नवीनतम औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति कितने हजार रुपए का ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया है। अब आप लोग जान रहे हैं कि जब भी आप लोगों का औद्योगिक नीति आता है तो उसमें जो है जो राज्य के लोग रहते हैं, जितने भी परिश्रम करने वाले लोग रहते हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए कंपनी को कितना जो है सरकार देगा पैसा, तो आप लोग को ध्यान रखना है ट्रेनिंग फंड के रूप में जो है सरकार 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति के लिए दिया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा 15,000 रुपये दिया जाएगा प्रति व्यक्ति के लिए। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो नया औद्योगिक नीति है इसके तहत राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति कितने हजार रुपए, 15,000 रुपए ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया है, 15,000 रुपए, याद रखिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे नवीनतम औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत राज्य के किन स्थानों में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार नहीं किया जाएगा। अब देखिए नहीं किया जाएगा तो इसके लिए कहाँ कहाँ किया जाएगा वो आपको याद आना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ, रायपुर में, बिलासपुर में और आपका कोरबा में। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा, इन 3 जगह पर क्या किया जाएगा, आपका सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा नवीन औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो नवीन औद्योगिक नीति है इसके तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा, इन तीनों जगहों पर जो है सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है इन शहरों को क्या किया जाएगा, ट्रेन की सुविधा दी जाएगी, ट्रेन सुविधा यहाँ पे क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा ट्रेन सुविधा में। साथ ही साथ आप लोगों का जो एरोप्लेन सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी, उसको भी यहाँ पे विकास किया जाएगा। सड़कों का जो सुविधा है उसको विकास किया जाएगा। फिर पेयजल का जो सुविधा रहता है, पेयजल पीने का जो पानी रहता है उसका भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। बिजली संबंधी जो भी आप लोगों के यहाँ पे दिक्कत आते हैं उसको सुधार किया जाएगा। ये सब इसमें होता है आप लोगों का सेंट्रल इंडिया उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 3 शामिल हैं, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, दुर्ग हो जाएगा वो, ठीक है, शामिल नहीं है बोला है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नवीनतम औद्योगिक नीति 24-30 के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमी या फिर निवेशकों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे कि छत्तीसगढ़ के जो उद्योग हैं उसको 5 तरीकों में बांटा गया है, 5 वर्गों में, ठीक है, 5 वर्गों में उद्योगों को बांटा गया है। अब जो निवेशक आएंगे उनको भी जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है वो आपको देखना है, ठीक है। तो उद्योग को तो 5 भागों में बांट दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्या क्या है यहाँ पे, सामान्य उद्योग, कोर सेक्टर उद्योग, फिर थ्रस्ट सेक्टर उद्योग, अपात्र उद्योग और विशिष्ट श्रेणी के उद्योग। इन 5 सेक्टरों में जो है इसको बांट दिया। अब ये जो आप लोगों का निवेशक हैं जो इसमें निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बस इसका आपको 7 वर्ग जो है याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नवीनतम औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत व्हाइट गुड्स से क्या आशय है। तो व्हाइट गुड्स किसे बोला जा रहा है, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, चूना से निर्मित सामान,
बड़े आकार के घरेलू उपकरण, सफेद रंग की गाड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़े आकार के जो घरेलू उपकरण रहते हैं, जो डेली नीड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कि आप लोगों का फ्रीज हो गया, फ्रीज, कूलर हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये सब आप लोगों का वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, ये जितने भी आप लोगों के रहते हैं, एसी, वॉशिंग मशीन, ये जितने भी आपके रहते हैं, ये सभी जो है वाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं। किसके तहत? तो नवीन औद्योगिक नीति के तहत। जितने भी बड़े आकार के घरेलू उपकरण हैं वो सब, फ्रीज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सभी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ तक निवेश इन्वेस्ट किया गया है तथा वार्षिक टर्नओवर मतलब उनका जो कमाई है वो 5 करोड़ तक होगा, अपेक्षित है, होना अपेक्षित है, उसे परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 कैटेगरी में बांटा गया है उद्यमों को। एक तो है आप लोगों का सूक्ष्म, दूसरा उससे ऊपर आएंगे आप लोग, सबसे नीचे आता है आप लोगों का सूक्ष्म, उसके ऊपर आएगा लघु, उसके ऊपर आएगा मध्यम, उसके ऊपर आएगा आप लोगों का वृहद। अब ये जो सूक्ष्म है इसमें आप लोग देख लेंगे, सीमा देखेंगे। सबसे पहले तो कोई इन्वेस्ट करेगा तो इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा सूक्ष्म में? तो 1 करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर सकता है और इसका सालाना जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? तो 5 करोड़ होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? सूक्ष्म के कैटेगरी में इसको परिभाषित कर देंगे नवीन औद्योगिक नीति के तहत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया जा रहा है 1 करोड़ तक और 5 करोड़ तक इसका क्या है? टर्नओवर होना अपेक्षित है। तो ये सूक्ष्म उद्यम में आ जाएगा। दूसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे लघु उद्यम। तो लघु उद्यम में यदि आप लोग देखेंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो 1 करोड़ और 5 करोड़ है, मतलब निवेश करने की सीमा यहाँ पे 10 टाइम्स हो जाएगा। लघु में जो है ये जो इन्वेस्टमेंट है मशीन लोगों के ऊपर में, मशीन के ऊपर में, संयंत्र के ऊपर में, वो 10 करोड़ हो जाएगा और इसका जो वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए वो इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 50 करोड़। ठीक है, मतलब 10 करोड़ आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वार्षिक आपका टर्नओवर कितना आना चाहिए? 50 करोड़ आना चाहिए। और ये जो आपका मध्यम है उसमें आपका क्या हो जाएगा? इसका 5 टाइम्स लघु का, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोग कितना कर सकते हैं? 50 करोड़ तक, और आपका जो है 50 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वार्षिक टर्नओवर जो है 250 करोड़ तक होना चाहिए। वृहद में अभी आप लोग जाएंगे तो वृहद में आप देखेंगे यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो 50 करोड़ से अधिक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मशीनरी वगैरह में, और आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 250 करोड़ से अधिक। तो मशीनरी मतलब मध्यम वाला जो है उसके यदि ऊपर आप लोग जाएंगे तो वृहद, तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन है, यदि 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट से अधिक है और 250 करोड़ से आप लोगों का टर्नओवर अधिक है तो आप लोग जो है वृहद के श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसी संबंधित क्वेश्चन है, दिया गया है औद्योगिक नीति 24-30 के तहत ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक होना अपेक्षित है, उसे परिभाषित करेंगे। तो अभी हमने देखा क्या हो जाएगा? ये लघु हो जाएगा। यदि ये 1 करोड़ रहता और ये 5 करोड़ तो वो सूक्ष्म हो जाता, और यहीं पे यदि ये 50 करोड़ होगा और ये कितना 250 करोड़ होगा तो वो मध्यम हो जाएगा। ठीक है, ये तक है ना, तक मतलब लिमिट लगा रहे हैं, और यदि इससे अधिक हो जाएगा, आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन उसी संबंधित है, 50 करोड़ तक यहाँ पे निवेश है और 250 करोड़ तक आपका क्या है? टर्नओवर अपेक्षित है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम उद्यम हो जाएगा। अगला इसमें क्या दिया गया है? सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट चेंज हो गया है। यहाँ पे आप लोग ढंग से देखेंगे क्वेश्चन को तो मशीनरी में 50 करोड़ से अधिक बोला गया है, अधिक निवेश है, और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से अधिक बोला गया है। तो 50 करोड़ से अधिक निवेश और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से अधिक, मतलब ये किसके श्रेणी में आ गया? तो वृहद उद्यम के श्रेणी में आ गया। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, औद्योगिक नीति 24-30 के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उद्घाटन जो है 14 नवंबर 2024 को विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया। तो हमने देखा था उद्घाटन कब किया गया? 14 नवंबर। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि 1 नवंबर को इसको लागू किया गया है, तो 14 नवंबर को कैसे ये उद्घाटन होगा? तो 14 नवंबर को ही इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है विष्णुदेव साय जी के द्वारा, और 1 नवंबर को क्या हो गया है? ये लागू हो गया है। इसका लक्ष्य जो है समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना करना है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इसका लक्ष्य को, ये भी सही है। और इसमें पर्यटन को जो है, जो आप लोगों का नवीन औद्योगिक नीति है, उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में किसे उद्योग का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन में दिया रहेगा 4, उसमें से एक रहेगा पर्यटन। तो पर्यटन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सत्य कथन बोला है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। तो ये था आपका टोटल आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।